Assalamualaikum. So guys, hope you all are doing great. In this video, I'll tell you how to approach pharmacology. आप लोगों के सामने मैंने एक लाइन लिखी हुई है और वो बहुत सॉलिड लाइन है। वो ये है कि रोज़ पढ़ो और रोज़ भूल जाओ। यस एग्जैक्टली। फार्माकोलॉजी में ना यही रूल अप्लाई होता है क्योंकि इसमें इतनी भर भर के ड्रग्स है ना, आप रोज़ पढ़ते हो और आप रोज़ भूल जाते हो, और जिस वजह से हम लोग ना डिप्रेशन में जाना स्टार्ट हो जाते हैं। इन दिस वीडियो आई टेल यू कि आप लोगों ने फार्मा पढ़नी कैसे और उसको रिटेन कैसे रखना है, और क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है क्या चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, आपने नोट्स कैसे बनाने हैं, आपने लिपन कॉर्ड से क्या पढ़ना है, आपने कैडजन से क्या पढ़ना है। सो मे बी वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो जाए, थोड़ी सी लंबी हो जाए, लेकिन आप लोग एंड तक देखिएगा ताकि आप लोगों का ये सब्जेक्ट कम वक्त में और अच्छे से सिक्योर हो जाए। तो बच्चों, आप लोग उठा लो मेरे साथ एक रजिस्टर या फिर एक पेज जहाँ पे ना मेरी बातें नोट करो, और आपने ना फिर उसी के अकॉर्डिंग चलना है। वो 11 डोमेन्स है, यानी वो 11 चैप्टर हैं जहाँ से ना हम लोग अपनी फार्माकोलॉजी करेंगे कवर। अब वो 11 चैप्टर से कौन कौन से जो आप लोगों ने पढ़ना है, मैं साथ साथ इसके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स भी बताऊंगी, मैं आपको बुक से भी मार्क बताऊंगी कि कहाँ से कौन सा चैप्टर करना है। तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट में पहले आप लोगों ने पढ़नी है जनरल फार्मा। अब जनरल फार्मा एएनएस सीवीएस सीएनएस। अच्छा, मैं आपको साथ साथ बताती जाती हूँ कि क्या क्या किसमें क्या क्या पढ़ना है। जनरल फार्मा में ना आप ये मैं आपको जो बोल रही हूँ ना, अपना साथ ही ना नोट कर लो, क्योंकि इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है। जनरल फार्मा जब आप लोग स्टार्ट करोगे ना, आपने ना पहले इसके अंदर चीज़ करनी है ना, वो अपने डोसेज फॉर्म ऑफ ड्रग्स करनी है कि हम लोग ड्रग्स को ना किस किस फॉर्म में दे सकते हैं, टैबलेट दे सकते हैं, कैप्सूल दे सकते हैं, सपोजिटरीज दे सकते हैं। तो आप लोग पहले ना फॉर्म ऑफ ड्रग्स है ना, डोसेज फॉर्म ऑफ ड्रग्स आप लोगों ने ना पहले वो करना है। वो करने के बाद दूसरे नंबर पे आपने रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन करना है कि किस किस रूट से ना हम अपने ड्रग को एडमिनिस्टर कर सकते हैं। तीसरा जो आप लोगों ने जनरल फार्मा में पढ़ना है ना, वो है फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होता है कि हमारी बॉडी ड्रग के साथ क्या करेगी। अब इस फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर ना हम लोगों ने 3-4 चीज़ें सारी कवर करनी है। वो 4 चीज़ें क्या है? एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। तो ये हमारे पास ADEME, ये जो हम लोगों ने 4 चीज़ें होती हैं जो हम लोगों ने फार्माकोकाइनेटिक्स में कवर करनी होती हैं। फिर जब आप लोग ये 4 चीज़ें कर लोगे, उसके करने के बाद आप लोगों के साथ वो जो ड्रग्स एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट होते हैं वो करने हैं। हमारे क्लास में टेस्ट होता था, तो वहाँ से आता था उसकी डेफिनेशन और उसकी एग्जांपल। ये करने के बाद आपने जनरल फार्मा का चौथा पार्ट करना है, फार्माकोडायनामिक्स करना है। ये हमारी जनरल फार्मा एंड हो जाती है। अभी मोटा मोटा मैंने आपको बता दी जनरल फार्मा से आपने क्या करना है। उसके बाद आप लोगों ने मूव करना एएनएस के ऊपर। अब एएनएस के ऊपर ना आप लोग पढ़ोगे नर्वस सिस्टम, कोलिनर्जिक नर्वस सिस्टम प्लस एड्रिनर्जिक नर्वस सिस्टम। अब उन्होंने क्या किया है, इसके 5 चैप्टर हैं टोटल। पहले में उन्होंने बेस बनाई हुई कि एएनएस होता क्या है, फिर अगले 2 चैप्टर जो है वो इसके बारे में है कि कोलिनर्जिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, फिर एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स बताई हुई है। फिर इस तरह जो अगले 2 चैप्टर हैं, एक में बताया हुआ कि एड्रिनर्जिक ड्रग्स क्या होती हैं और एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स क्या होती हैं। यहाँ मैं आप लोगों को ना इस तरीके से ये 5 चैप्टर हमारे बन जाते हैं एएनएस के। अच्छा, अब ना मैं आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताती हूँ, वो ये है कि अगर फार्माकोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना, तो वो एएनएस है। जिस बच्चे को ना एएनएस आता है ना, समझो उसको फार्मा आती है। एएनएस इज द बेसिक। आप बहुत सारे लोगों को सुनोगे कि एएनएस इज द बेसिक, एंड रियली इट्स ट्रू। जिसको एएनएस आता है ना, समझो उसको फार्मा आती है। एएनएस के अंदर जो सारी गेम है ना, वो है सारी गेम रिसेप्टर्स की। आप लोगों ने ना जो रिसेप्टर्स है ना, वो सारे के सारे बहुत अच्छे तरीके से तैयार करने हैं कि कौन सा रिसेप्टर कहाँ पे प्रेजेंट होता है और वो कैसे वर्क करता है। एएनएस में रिसेप्टर्स आप लोगों ने बहुत अच्छे से करना है, और फिर बाकी वो 4 चैप्टर, पहला चैप्टर इंट्रो वाला, उसको छोड़ दोगे तो कोई इशू भी नहीं होगा। बाकी इसमें पढ़ोगे आप लोग अल्फा ब्लॉकर्स, बीटा ब्लॉकर्स, ठीक है। आप लोगों ने करना अपना एएनएस से, फिर आप लोग मूव कर जाओगे सीवीएस पर, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। फिर सीएनएस पढ़ना है। सीएनएस में भी आगे हमारे पास काफी सारे चैप्टर्स, एंटी डिप्रेसेंट्स हैं। फिर रेस्ट पे चलो, रेस्ट फार्मा से हम लोगों ने एस्थमा और सीओपीडी ही पढ़ना होता है बस। और फिर जीआईटी फार्मा, इसमें वो कॉन्स्टिपेशन, वॉमिटिंग, डायरिया, वो पढ़ना है। फिर हम लोग ब्लड फार्मा में मूव कर जाते हैं। ब्लड फार्माकोलॉजी में हम लोग बेसिकली क्या पढ़ना होता है, एंटी कोगुलेंट्स पढ़ने होते हैं, एंटी प्लेटलेट्स पढ़ने होते हैं। यहाँ से ऐसी क्यों होता है, इट्स इंपॉर्टेंट। एंडोक्राइन फार्मा में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंडोक्राइन, के नाम से आपको पता चल रहा होगा, हमने डायबिटीज मेलाइटिस, और आपको पता है कि पाकिस्तान में इसका पेशेंट ही बहुत ज्यादा है, तो हम लोगों ने सारे डायबिटीज मेलाइटिस पर, इवन क्या आप आगे जाके मेडिसिन पढ़ोगे ना जब, तो वहाँ पे भी ये चैप्टर है डायबिटीज मेलाइटिस का अलग से, उसमें डेविडसन में। अब वहाँ पे जब जिसकी यहाँ पे फार्माकोलॉजी अच्छी होती है ना, उसको वहाँ जाके बहुत आसानी होगी। तो आप लोगों ने अपना सारे चैप्टर अच्छे से पढ़ने हैं कि हमारे पास एस्ट्रोजन होगा तो कौन सी ड्रग्स देंगे, प्रोजेस्टेरॉन के लिए कौन सी ड्रग्स देंगे, थायराइड के लिए कौन सी ड्रग्स देंगे। सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो डायबिटीज मेलाइटिस है। फिर आते हैं हमारे पास एंटी कैंसर ड्रग्स। एंटी कैंसर हम लोगों ने पढ़ना है, इनको कीमोथेराप्यूटिक्स भी बोलते हैं। अच्छा, फिर हम लोगों ने एनसेड्स पढ़नी है। एनसेड्स की टाइप पढ़ने के, जब हमारी बॉडी में कोई इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो हम लोग किस टाइप्स की जो है वो एनसेड्स देते होते हैं, डीमार्ट्स वगैरह आप इसके अंदर पढ़ोगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है एनसेड्स वाला। फिर हम लोगों ने ड्रग्स इन मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम पढ़नी है। अब मस्कुलोस्केलेटल के अंदर जो डोमेन्स हम लोगों ने कवर करनी है ना, वो क्या है, एक हम लोगों ने ऑस्टियोपोरोसिस कवर करना है, एक हम लोगों ने गाउट कवर करना है, रियोमेटॉइड अर्थराइटिस कवर करना होता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस कवर करना होता है। इसके अलावा हम लोगों ने स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट्स जो है वो कवर करने होते हैं। अच्छा, यहाँ मैं आपको एक बात बताती हूँ, ये जो स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट्स है ना, ये आप लोग कर लेते हो अपना सीएनएस के अंदर ही ना। सीएनएस के अंदर भी इसका एक चैप्टर है, तो मैं कहूँगी कि आप लोग इसको सीएनएस के अंदर ही तैयार कर लेना, ताकि फिर आपको अलग से तैयार ना करना पड़े। ये बहुत जरूरी और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अच्छा, अब मैं आपको एक सीक्वेंस बताती हूँ जो आप लोगों ने ना अपने प्रॉफ के लिए फॉलो करना है कि आप फार्मा करने बैठे हो, ठीक है, और आप लोगों ने ना फिर किस सीक्वेंस से चलना है कि आपकी कम वक्त में ज्यादा चीज तैयार हो जाए। नंबर 1 पे हम लोग तैयार करेंगे अपनी जनरल फार्मा। फिर नंबर 2 पे हम लोगों ने तैयार करनी है अपनी एंडोक्राइन फार्मा, ये 2 हो गए। फिर थर्ड नंबर पे हम लोगों ने तैयार करना अपना एएनएस। एएनएस के बाद आप लोगों ने फौरन तैयार करना है सीवीएस, क्योंकि दोनों जरा मिलते जुलते हैं। सीवीएस के बाद आप लोग करोगे अपना सीएनएस, तैयारी होगी। 5th नंबर पे सीएनएस तैयार करना है। फिर 6th नंबर पे आप लोगों ने ये करना है रेस्ट फार्मा, और 7th पे जीआईटी। अच्छा, ये दोनों ना एक ही चैप्टर है इन दोनों के, बस रेस्ट फार्मा में बस एक चैप्टर, जीआईटी में भी एक चैप्टर, सवाल इन दोनों से आता है, तो जरा जल्दी से हो जाते हैं, तकरीबन आधे घंटे की गेम होती है ये सर। ये करने के बाद आप लोगों ने फिर करना अपना एनसेड्स। नंबर 8 पे हम लोग करेंगे एनसेड्स। नंबर 9 पे हम लोग करेंगे अपने ड्रग्स इन मस्कुलोस्केलेटल। नंबर 10 पे हम करेंगे अपनी ब्लड फार्मा। ब्लड फार्मा करने के बाद सबसे एंड पे आप लोगों ने करना एंटी कैंसर ड्रग्स। कीमोथेरेपी के एजेंट हम लोग सबसे एंड में करेंगे। ओके, होप्सो आप लोगों ने ना ये सीक्वेंस कर लिया होगा नोट। ये लाइफ सेविंग सीक्वेंस है, ठीक है, फॉर योर प्रॉफ। अच्छा, यहाँ मैं एक बात बताती जाऊँ आप लोगों को एंटी कैंसर ड्रग्स से ना रिलेटेड। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि ये 10 चैप्टर करने के बाद ना, 10 डोमेन कवर करने के बाद 11वीं डोमेन ना हमारी एंटी कैंसर ड्रग्स के ना ये छोड़ जाते हैं।
इसलिए छोड़ जाते हैं क्योंकि ना इस चैप्टर में ना जो इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं या जितनी भी ड्रग्स हैं ना वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इवन तो जब आप लोग खुद कीमोथेरेप्यूटिक पढ़ोगे ना आपका दिमाग खराब हो जाएगा, तुम नहीं होगा खराब हो जाएगा, लिटरली खराब हो जाता है। लेकिन इसको छोड़ के नहीं जाना, जो मुश्किल पेपर आता है उसको संभालने का तरीका ये होता है, कुछ भी छोड़ के नहीं जाते, इतना कर जाते हैं कि कभी तो मुश्किल पेपर आ जाए तो हम उसको संभाल लें। तो उसका तरीका क्या करने का कि आप लोगों ने क्या करना है कि एंटी कैंसर ड्रग्स की ना मैंने वीडियोस एमसीक्यूज अपलोड की हुई है, एमसीक्यूज की ना आप लोगों ने वो लाजमी देखनी है। उनकी वीडियोस का ना लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप लोग जाके देख लीजिएगा। दूसरा जो इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं जो पास पेपर में आप लोग दफा देखोगे आपको पता चल जाएगा, उनको ना उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कर जाएगा और क्लासिफिकेशन के टेबल्स आप लोगों ने करना है बस। तो मेरा कहने का यहाँ मतलब ये था कि आप लोगों ने ना ये एंटी कैंसर वाला पोर्शन छोड़कर नहीं जाना। पहले ना मैं आपको ना लिपिन कॉर्ड से बताती हूँ आप लोगों ने क्या क्या चीज़ें लिपिन कॉर्ड से करनी है। अच्छा, आप लोग ट्राई कीजिएगा कि जो हमारे पास फार्माकोकाइनेटिक्स वाला चैप्टर है ना ये आप लोग कर लें अपनी लिपिन कॉर्ड से, मतलब जो जनरल फार्मा है ना वो लिपिन कॉर्ड से कर लें। इसके अलावा जो कीमोथेरेपेटिक्स एजेंट है चैप्टर 29, 32, 33, 34 और 35, मतलब ये बनते हैं हमारे 5 चैप्टर। आप लोग ना ये वाले 5 चैप्टर जो है ना वो यहाँ लिपिन कॉर्ड से कर जाइएगा अगर आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। और रेस्ट और यहाँ से एंडोक्राइन से आप लोगों ने डायबिटीज़ वाला चैप्टर जो है लिपिन कॉर्ड से करना है। और लिपिन कॉर्ड से जो हम लोगों ने 3 चैप्टर करने हैं फर्दर, एक ड्रग्स फॉर एनीमिया करना है, जीआईटी वाला करना है और ये रेस्पिरेटरी सिस्टम चैप्टर 39। ये मेरे पास ना एडिशन है 8th एडिशन, आई थिंक जिनके एडिशन का इशू है चैप्टर के सीक्वेंस में जरा मसला है, तो ये मैंने आप लोगों को ना साथ ही बता दिया जो लिपिन कॉर्ड से चैप्टर करने हैं। इनका ऑल्टरनेटिव जो है ना वो उसमें कैडजन मिनी कैडजन में भी मौजूद है, लेकिन ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप लोग इनको जरा यहाँ से कर लोगे ना जरा ज़्यादा आसानी होगी। इसमें कैडजन में भी जीआईटी का चैप्टर है, बहुत अच्छा लिखा हुआ है, लेकिन अगर लिपिन कॉर्ड पढ़ सकते हो, हिम्मत है, इतनी सख्त है तो यहाँ से कर लेना। रेस्ट वाला, अच्छा ये रेस्ट वाला ना आप लोग लिपिन कॉर्ड से ना करना, मैं कैडजन से जो मैंने किया हुआ ना वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी ताकि आप लोग को ज़्यादा मसला ना हो। करते हैं अपनी कैडजन पे। अच्छा बच्चा मैंने ना बहुत कुछ लिखा हुआ तो आप लोगों को ना समझ नहीं आएगा, जब मैं आपको मार्क कराती हूँ ना आप लोग वो करते जाओ। पहला चैप्टर हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट की, इन चीज़ों को देखने की जरूरत नहीं है, ये मैंने कहीं यहाँ से लिखी हुई है। जो पहला चैप्टर है ना बेसिक प्रिंसिपल्स में, इसमें आप लोगों ने फार्माकोकाइनेटिक्स के तरीके से करना है, ठीक है। जो अब मैं वो बातें बता रही हूँ जो हम लोगों ने ना कैडजन से करनी है, मिनी कैडजन से। आप लोगों ने फार्माकोकाइनेटिक्स करना है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से हम लोगों ने ये 5 चैप्टर करना है। अगर पहला चैप्टर अगर आप स्किप भी कर दोगे ना तो कोई इशू नहीं होगा, इसमें सिर्फ बेस बनाई हुई आप लोगों की। फिर चलते हैं सीवीएस में। सीवीएस में आप लोगों ने इसके 5 चैप्टर करने हैं, हाइपरटेंशन भी, एंजाइना भी, हार्ट फेलियर भी, एंटी एरिथमिक भी और इसके डायरेटिक्स भी। डायरेटिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब क्लिनिकल साइड पे आप जाओगे ना डायरेटिक्स मैं कहती हूँ भर भर के लोग देते हैं, हर नेफ्रो वार्ड में जाओ उसके सिरहाने ना ये रखा होगा डायरेटिक। अच्छा, स्मूथ मसल्स में फिर आप लोगों ने ये वाला चैप्टर करना है ओनली रेस्ट फार्मा के लिए ना, ड्रग्स यूज्ड इन एजमा एंड क्रॉनिक सीओपीडी। इसका मैं आप लोग के साथ टेबल शेयर कर दूंगी ताकि आप लोग को ना आसानी हो जाएगी, इसमें थोड़ा सा फजूल सा लिखा हुआ है। सीएनएस पे चलें तो सीएनएस में आप लोगों ने इंट्रो टू सीएनएस बेशक आप लोग स्किप कर दीजिएगा, ठीक है, करने की जरूरत नहीं, सिलेबस में तो इंक्लूड है लेकिन इसमें सिर्फ इंट्रो दिया हुआ है। सिडेटिव हिप्नोटिक्स, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एंटी सीजर, जनरल एनेस्थीसिया, लोकल एनेस्थीसिया, और ये एंटी सीजर तो आपको आगे जाके बहुत काम आएगा। अच्छा, ये जो आपको मैंने जब मस्कुलोस्केलेटल वाले बताया था ना कि इसमें स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट है करना है, तो वो आप ये जो सीएनएस में स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट दिया ना आप लोग यहीं से कर लीजिएगा। पार्किंसन लाजमी करना है, एंटीसाइकोटिक बाइपोलर डिसऑर्डर चैप्टर करना है। और नेक्स्ट पेज पर एंटी डिप्रेसेंट्स और ओपियोइड्स एनाल्जेसिक एंटागोनिस्ट करना है। मतलब अगर देखा जाए ना सीएनएस में सारा कुछ करना है, ये ड्रग ऑफ अब्यूज नहीं करना और हम लोगों ने अल्कोहल्स नहीं करनी। ओपियोइड एनाल्जेसिक और एंटागोनिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर और बहुत छोटा सा और बहुत अच्छा है, आपको जल्दी से याद हो जाएगा। ब्लड फार्मा में चलें तो पहला चैप्टर नहीं करना, आप लोगों ने कोगुलेशन डिसऑर्डर्स करना है, इसमें आप लोग एंटी कोगुलेंट्स, एंटी हाइपरटेंसिव्स कर लोगे। ड्रग यूज इन डिस्लिपिडीमिया, ये हाइपरलिपिडीमिया वाली ड्रग्स ये आपको आगे जाके भी काम आएंगी, तो उसको आप लोग इसका भी याद करोगे। मैं तरीका बताती हूँ याद करने का, भी जरा मार्क कर लो। फिर ये हम लोगों ने एनसेड जो मैंने आप लोगों को बताया था, ये चैप्टर 36 है ना, इसके 2 पार्ट्स हैं। एक में एनसेड्स और एसिटोमिनोफिना, यानी ये एनसेड वाला पोर्शन आ जाता है साइज में बताई हर तरह की ना कि कितनी टाइप्स की एनसेड होती है। और जो इस चैप्टर का जो सेकंड पार्ट है ना वो ड्रग यूज इन आरए एंड गाउट, यानी जो वो था हमारे पास मस्कुलोस्केलेटल वाला पोर्शन था, ये वो इसमें आ जाता है। मतलब ये एक चैप्टर से हमारे जो है ना वो 2 टॉपिक कवर होते हैं, तो ये चैप्टर नंबर 36 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंडोक्राइन ड्रग्स में चले तो इसमें भी हम लोगों ने सारे चैप्टर्स करने हैं, ये सारे के सारे करने हैं। अच्छा, अब इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना वो है हमारे पास ये बोन मिनरल होम्योस्टेसिस, चैप्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कीमोथेरेपेटिक ड्रग्स में हम लोगों ने बीटा लैक्टम करना है। अच्छा, कीमोथेरेपी में आपको बता रही थी ना लोग छोड़ के चले जाते हैं, तो जो कीमोथेरेपी ना उसमें जो सबसे ज़्यादा सवाल आता है ना, सबसे ज़्यादा सवाल वो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स का आता है। तो आप लोगों ने ना अगर कुछ नहीं किया हुआ ना और ये चैप्टर अच्छे से किया हुआ तो आप बच जाओगे, बहुत सारे चांसेस हैं। इसमें से आप लोगों ने ये टेट्रासाइक्लिन्स भी करना है, मैक्रोलीड्स चैप्टर 44 करना है, चैप्टर 45 करना है और चैप्टर 46 करना है, चैप्टर 47 भी करना है, एंटीफंगल भी करना है, एंटीवायरल भी करने हैं और एंटीप्रोटोजोल भी करने हैं और कैंसर कीमोथेरेपी करनी है और नहीं करना कुछ भी। अच्छा, ये हैवी, अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम हो ना, थोड़ा सा नॉलेज लेने का दिल चाहे तो आप लोग जो कीलेटर्स वाला चैप्टर है ना ये जरूर कीजिएगा। कीलेटर्स क्या होता है कि जब हमारे पास किसी चीज़ की ओवरडोज हो जाती है ना तो हम लोगों ने ना उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, उसका इफेक्ट कम करने के लिए फिर उनको कीलेटर देते होते हैं, तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। अदरवाइज हमारे चैप्टर सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, लेकिन अगर आप कोई नॉलेज के लिए पढ़ना चाहते हो जरूर पढ़े। स्पेशल टॉपिक्स में हम लोगों ने ये जीआईटी वाला चैप्टर करना है। मैं आपको बताती हूँ कि असल हम लोगों ने पढ़ना किस तरीके से है। पढ़ने के लिए ना स्टार्ट में अगर आप चले ना मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने पहला पॉइंट लिखा है कि आप लोगों ने ना कोई सी 3 या 4 ड्रग करनी है। मतलब एक जो क्लास होगी ना हमारे पास, उस क्लास के अंदर ना बहुत सारी ड्रग्स आती हैं, बहुत सारी ड्रग्स, ठीक है। और इतनी सारी ड्रग्स हैं आप याद नहीं कर सकोगे, इसलिए मैंने स्टार्ट में लिखा था रोज पढ़ो और रोज भूल जाओ। तो इसका अच्छा तरीका क्या है कि आप लोगों ने ना कोई सी एक क्लास के अंदर से ना 2 या 3 या 4 ड्रग्स याद करनी है। अब ना लेट्स सपोज हम लोग ना ये ऑर्गेनोफॉस्फेट्स ले लेते हैं, इंडायरेक्ट एक्टिंग। अब उसके अंदर हमने देखो ये 4 ड्रग्स लिखे हैं, पैराथायोन, मेलाथायोन, सैरिन, ट्यूबिन। अब ये चारों ड्रग्स में से ना, अब चारों ड्रग्स तो आप याद नहीं कर सकते क्योंकि आपने बहुत सारी फार्मा याद करनी है, तो आप इसकी सबसे अच्छी अप्रोच क्या होगी कि आप कोई सी ना 2 ड्रग याद करो। अच्छा, अब 2 ड्रग भी आप लोगों ने वो तैयार करनी है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी। आपको कैसे पता चलेगा कौन सी ड्रग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? तो इसके लिए आप लोगों को मेरी मार्किंग्स का वेट करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें मैं आपको बताऊंगी
कि क्या इंपॉर्टेंट है, क्या करना है, किस ड्रग में से कौन सी है जो क्लिनिकल साइड पे ज़्यादा यूज़ होती है, कौन सी है जो हम लोग डेली लाइफ में ज़्यादा यूज़ करते हैं, कौन सी बुक के लिहाज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सी पेपर के लिहाज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए हम करेंगे अपनी मार्किंग की वीडियो का वेट और रेस्ट। अब मैं आपको यहाँ बताती हूँ, आपने यहाँ से अब 4 दी हुई है ना, अब आपने क्या करनी है, 2 जरा इंपॉर्टेंट वाली कर लेनी है अपनी तैयार, जैसे पैराथायरॉन और मैराथन आर मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग। और यही वो 2 ड्रग्स होंगी जिनका हम नाम भी याद करेंगे और जिनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी याद करेंगे। फिर सेकंड पर आता है हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हम लोगों ने हर ड्रग का याद नहीं करना होता। वैसे बच्चों एक ना बहुत बेसिक रूल है कि अगर एक क्लास की ड्रग है ना, लेट सपोज हम लोग अल्जाइमर डिजीज की बात कर लेते हैं। अब अल्जाइमर डिजीज की जो ड्रग है ना, उसके अंदर जितनी भी ड्रग्स आती है ना, वो सारी एक ही मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे एक्ट करती हैं। आपके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आप अगर मैकेनिज्म इसमें अल्जाइमर डिजीज में 5 या 6 ड्रग हैं तो आप 5 या 6 ड्रग का अलग अलग जाके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन याद करो। इतनी चवल मारने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। कोई एक ड्रग पकड़ो, जैसे अल्जाइमर डिजीज में सबसे इंपॉर्टेंट ड्रग है हमारे पास रिवास्टिगमिन, ठीक है। अब आप क्या करो, सिर्फ रिवास्टिगमिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन याद कर लो और बाकी उसके अलावा जितनी भी ड्रग है, टोनिपेजिल आ जाए, टेक्रीन आ जाए, गैलेंटामाइन आ जाए, कुछ भी आ जाए ना, कुछ भी, तो आप लोगों ने वही मैकेनिज्म ऑफ एक्शन चलाना है। लेकिन अब यहाँ पे मजे की बात क्या होगी, ट्रिकी बात या कॉन्सेप्चुअल बात, आपको याद भी तो होना चाहिए ना कि अल्जाइमर डिजीज के अंदर ड्रग कौन कौन सी आती है। अगर आप यही भूल गए कि जो गैलेंटामाइन जो है वो अल्जाइमर डिजीज की ड्रग थी, रिवास्टिगमिन भी उसी के अंदर थी, लेकिन आप भूल गए हो कि दोनों एक के अंदर थी, तो आप मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भूल जाओगे। तो फार्मा इज क्वाइट ट्रिकी, रोज पढ़ो रोज भूल जाओ, लेकिन इसका एक ही रूल है, रिवीजन, बार बार रिवीजन। चौथा नंबर बात है हमारे पास, सॉरी ये ना मैंने काउंटिंग गलत कर दिया, इग्नोर करना। हमारे पास जो नंबर 3 पॉइंट है ना, वो है क्लासिफिकेशन के बॉक्सेस। आप लोगों ने क्या करना है, जब भी कैटसन मिनी कैटसन वाले अपना चैप्टर स्टार्ट होता है, उन्होंने ना स्टार्ट में ही ना हमारे पास दिए हुए हैं क्लासिफिकेशन के बॉक्सेस। मैं आपको दिखाती हूँ इस तरीके से। लेट्स सपोज चैप्टर नंबर 8 आई है हमारे पास। अब स्टार्ट करने से पहले ना वो यहाँ पर ना ये क्लासिफिकेशन के ना बॉक्स देता है। आप लोगों ने क्या करना है, इस बॉक्स को ना अच्छे से रगड़ लेना है, लाइक बहुत 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 अच्छे से। जिसको ये नहीं आता ना, वो मेरा पुत्र छुट्टी करे, उसका फार्मा पढ़ने का हक अदा कर ही नहीं सकता वो, जिसको ये क्लासिफिकेशन नहीं आती। तो आप लोगों ने क्या करना है, क्लासिफिकेशन बॉक्स अच्छे से कर लेने हैं तैयार। देखो उसके अंदर उन्होंने एक ही ड्रग लिखी हुई है ना, आप पीछे एंड वाले टेबल से जाओ, वहाँ से इनमें ना 2 ड्रग और ऐड कर लो, यहीं पे ऐड कर लो, ताकि आपको अलग से ना जाना पड़े। फिर क्लासिफिकेशन बॉक्सेस करने के बाद हम लोगों ने करना है कैटसन के एंड के बॉक्सेस। मिनी कैटसन है ना, मिनी कैटसन के ना एंड के ऊपर इस तरीके से ना हमारे पास बॉक्स बना है, जो हमारे पास समरी टेबल है। आप लोगों ने ये वाले एंड के बॉक्सेस तैयार करने हैं। इसके अंदर से भी आप लोगों ने क्या क्या तैयार करना है मैं आपको दिखाती हूँ। आप लोगों ने ये क्लास है ना, क्लास के अंदर पहले ड्रग याद करनी है, ड्रग इंपॉर्टेंट लाइक अगर मस्करेनिक एगोनिस्ट है तो आप लोगों ने याद करना है कि बेथानिकोल होती है और पिलोकार्पिन होती है। ये मस्करीन याद करने की जरूरत नहीं है, ये 2 ड्रग हम लोगों ने याद कर ली। फिर आप चलोगे इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन याद करोगे। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी इंपॉर्टेंट ड्रग का याद करोगे, लाइक बेथानिकोल का इंपॉर्टेंट और पिलोकार्पिन का, इन दोनों का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन याद कर लिया। करने के बाद क्लिनिकल एप्लीकेशन आप लोगों ने याद करने की, हम लोग क्लिनिकली कहाँ यूज कर सकते हैं, ये एमसीक्यूज में रहते हैं। फार्माकोकाइनेटिक्स करने की कोई जरूरत नहीं है। टॉक्सिसिटीज आप लोगों ने याद करनी होती है, और जो टॉक्सिसिटी होती है वो हर ड्रग की इंपॉर्टेंट नहीं होती, लेकिन कुछ कुछ ड्रग होती हैं जिनकी ना टॉक्सिसिटीज बहुत ज्यादा ना कॉमन होती हैं, बहुत ज्यादा। लेकिन वो जो टॉक्सिसिटी वो ड्रग देती है ना, वो कोई और ड्रग नहीं देती, और ये वो होती है बात जो हमारी एमसीक्यूज में आती है, जो हम भूल जाते हैं, क्योंकि हम भूल जाते हैं इसलिए एमसीक्यूज में आती है। इसलिए ना आप लोगों को बस वो टॉक्सिसिटी जो बेसिक, जिसका साइड इफेक्ट जिसको हम बोलते हैं, बस आप लोगों ने साइड इफेक्ट अपना अच्छे से कर लेना है। अगर आप लोग ना कर सको तो जिस तरह मैंने अपना इंपॉर्टेंट अपने हाथों से ऊपर लिखा हुआ है, तो आप लोग इस तरह करके लिखोगे ना, तो भी बहुत अच्छे तरीके से। ये सब करने के बाद अब हम लोगों ने करने हैं अपने एंड के एमसीक्यूज। एंड के एमसीक्यूज आप लोगों ने कैटसन के भी करने हैं, और आप लोगों ने ना लिपिनकॉट के भी करने हैं। कैटसन में ना उन्होंने ना हर चैप्टर के ना एंड में ये 10 एमसीक्यूज दिए हुए हैं, 10। आप लोगों ने ना ये 10 एमसीक्यूज लाजमी करने हैं, लाजमी प्रैक्टिस। और ये करने के बाद जो यहाँ पे जो समरी दी होती है ना, ये लाजमी पड़ेगा। अब जो भी जिस भी चैप्टर का टेस्ट होगा, तो आप लोग क्या करोगे, आप अपने एमसीक्यूज करोगे और अपने एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर लोगे यहीं से ही। यहाँ हम लिपिनकॉट की बात करते हैं। लिपिनकॉट में जिस तरह हम लोग के पास ये वाला एक एमसीक्यूज दिया हुआ है, अब इस एमसीक्यूज के ज़्यादा उसने यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है। और बच्चों इन बॉक्सेस से भी एमसीक्यूज आते हैं, तो किसी ने भी ना लिपिनकॉट के एमसीक्यूज नहीं छोड़ने और इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं छोड़नी। कैटसन में ना थोड़ी सी डंडी मार लेना, मैं नहीं कहूँगी कि डंडी मारो, क्योंकि इतना रिस्क लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर डंडी मारनी है ना तो कैटसन में मार लेना उसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ने में, लेकिन लिपिनकॉट एक्सप्लेनेशन पढ़ने में कोई डंडी नहीं मारनी, क्योंकि यहाँ से इस बॉक्स से भी आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। और फर्दर अगर यहाँ पे 4 ऑप्शन है ना, एक ऑप्शन ठीक है, तो 3 ऑप्शन जो उनकी क्या क्या पॉसिबिलिटीज होती है उसने बॉक्स में बताई हुई, तो आप लोग लिपिनकॉट के एमसीक्यूज लाजमी पढ़ोगे। अब जो लास्ट हमारे पास बात आती है ना, वो आती है हमारे पास नोट्स की, कि हम लोगों ने ना इसके नोट्स कैसे बनाने हैं। नोट्स आप लोगों ने अपने फार्मा के लाजमी बनाने हैं, वरना बहुत बुरे रुल जाओगे, क्योंकि प्रॉफ से पहले किताब नहीं पढ़ी जाती। इतना बंदा एग्जॉस्ट हुआ होता है, वो नहीं देख सकता। आप लोगों ने अपने नोट्स बनाने हैं। अब आपने नोट्स किस तरह से बनाने हैं, आप लोगों ने पतली सी ना डायरी लेनी है, या कोई छोटी सी कॉपी लेनी है, बड़ी बड़ी लेना, मोटे मोटे रजिस्टर लेना है। एक में ना आप लोगों ने क्या करना है, सिर्फ ना ड्रग्स के ना नेम लिख लेना है। लाइक आप लोगों ने ना क्या करना है, ड्रग्स की क्लास लिखनी है, कि फॉर एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं कि ना हमारे पास बिसफॉस्फोनेट्स है, ठीक है। आप क्या करोगे, ऊपर नाम लिखोगे बिसफॉस्फोनेट्स, और अंदर ना उसके ड्रग्स लिख लोगे 4-5 के, एलेंड्रोनेट, एबेंड्रोनेट होती है, दूसरा नाम लिख लोगे। एक आपका स्पेसिफिक रजिस्टर कह लो, या कोई भी पैड कह लो, या डायरी कह लो, इस चीज़ की होनी चाहिए कि जहाँ पे ना आपके सिर्फ ड्रग्स और उसके नेम हो, और आप ना चलते फिरते घूमते फिरते उनको देखो, ठीक है, पढ़ो, रिवाइज करो। और जो दूसरा आप बनाओगे ना, वो बनाओगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन का। अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में आप लोग सिर्फ उस ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिखोगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लाइक बहुत 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 ज़्यादा। फॉर एग्जाम्पल एस्पिरिन, एस्पिरिन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल एसिटोमिनोफेन, ठीक है, एसिटोमिनोफेन। फॉर एग्जाम्पल कोलकाइनिन। ये 3 ड्रग्स वो हैं जो जिनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एसईक्यू में आता है, मैंने यहाँ बता दिया। और हर चैप्टर की ना कुछ ड्रग्स हैं जिनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आता होता है एसईक्यू में, तो आप वो आपने ढूंढना होता है, ठीक है। आप लोगों ने क्या करना है, बस अपना चैप्टर के ऊपर हेडिंग देनी कि हमारे पास सीएनएस है, सीएनएस के अंदर हमारे पास ये ड्रग इंपॉर्टेंट है, और एक पेज के ऊपर ना, फॉर एग्जांपल आप लोगों ने ना एक पेज स्पेसिफिक कर लेना पूरा का पूरा, कि इस पेज के ऊपर ना मैंने सिर्फ एस्पिरिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिखना है। सारा डायग्राम बना लेना, इस तरह करके एक एरो लगा के फ्लो चार्ट बना लेना कि क्या किस तरीके से एक्ट करेगी, और बस आप लोगों ने उस पेज पर अपनी एस्पिरिन पूरी कर लेनी है।
फिर नेक्स्ट पेज पे आप अपना उठा लेना कोलकाइन किस तरह एक्ट करती है, सेम इज द रूल इज विद कोलकाइन। इस तरह करते करते आप लोगों ने अपना फार्मा के बनाने हैं नोट्स। एक ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रह गई लास्ट, वो है हमारे पास फार्मा का चार्ट। मार्केट में जाओगे ना आपको बहुत सारे ना फार्मा के ना चार्ट मिल जाएंगे जो दीवार पे लगाने वाले होते हैं ना चार्ट। तो उसमें ना उन्होंने क्या किया होता है कि जितनी भी ड्रग्स होती है ना सारी की सारी ना एक चार्ट के अंदर बना दी, वो बहुत बड़ा सारा ना वॉल पे करके ना आप लगा लो, घूमते फिरते चलते फिरते ना आप लोग उसको पढ़ते रहो। ये ना मैं तरीका मैंने भी किया था, आप लोग वहाँ लगा सकते हो लाइक जहाँ से आप भागा गुजरते हो। तो मैंने तो अपने डाइनिंग रूम में लगाया हुआ था क्योंकि मैं वहाँ सबसे ज़्यादा मैं वहीं से गुजरती हूँ और मैं चलते फिरते ना 2-3 ड्रग पढ़ती रहती थी। तो आप लोग भी क्या करना कि अपना इस तरह एक चार्ट ले लेना। बहुत इतना ज़्यादा इतना कॉस्टली नहीं होता, आई थिंक सो कि 200 का होता है कि 300 का, इतना नहीं होता। इतने तो आप लोग अपने जिंगर और पिज़्ज़ा में भी लगा देते होते, तो ये आप ले सकते हो। ये आप लेना 2-3 ले लेना, 2 ले लेना, ठीक है। एक अपने बेडरूम में लगा लेना और एक वहाँ पे जहाँ पे आप सबसे ज़्यादा जाते हो, ठीक है। और घूमते फिरते ना आपने वहाँ से कोई चलते फिरते 2 ड्रग पढ़ ली और वॉक करते करते उस 2 को बार बार पढ़ लिया। तो ये बहुत अच्छा तरीका था जो मैंने किया था, जिससे ना आप लोग कहते हैं अपनी ड्रग ना रिटेन रख सकते हो। मजाक मजाक में ना उस ड्रग का मजाक बना लिया, किसी से रिलेट कर दिया, किसी का नाम तो वो ड्रग रख दिया, तो इस तरीके से ना आप याद कर लोगे। अच्छा, अगर जिसने ना ये चार्ट नहीं लेना ना, जिसको ये वाला आइडिया लगा है फ्लॉप, उस मेरे पास उसके लिए एक और तरीका है। आप लोगों ने क्या करना, अपना ना स्टिकी नोट लेना है। उस स्टिकी नोट के ऊपर ना एक स्टिकी नोट के ऊपर ना आपने एक क्लास लिखनी है, फॉर एग्जाम्पल बीटा ब्लॉकर्स। आप लोगों ने इस पर बीटा ब्लॉकर्स लिखना अपने हाथों से, और नो डाउट अपने हाथों से लिखी हुई इंसान कभी नहीं भूलता। आप लोगों ने ऊपर अच्छी से आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, स्टिकी नोट्स लेने पड़ेंगे और स्टिकी नोट्स के साथ आप लोगों को ना अच्छे से प्यारे से ना कलरफुल पेन से ले लीजिएगा ताकि लिखा हुआ भी अच्छा लगे। ऊपर आप लोगों ने सिर्फ एक बीटा ब्लॉकर्स की हेडिंग देनी और नीचे ना इस तरह डॉट डॉट लगा के ना 4 ड्रग्स के नाम लिख लेना अपने हाथों से और उसको क्या करना अपनी दीवार पे चिपका देना। जहाँ सोते हो ना वहाँ पे चिपका देना और रात को सोने से पहले उसको लाजमी देखना, सुबह उठने के फौरन बाद उसको देखना। आपने फोन नहीं देखना, आपने उस अपने अपने हाथों से लिखे हुए ना स्टिकी नोट को देखना है रात को सोने से पहले और सुबह सुबह उठने के फौरन बाद। ये ऐसी है जिस तरह हम लोग दवाई लेते हैं ना, हस्ब ज़रूरत हस्ब मामूल। आप लोगों ने फिर ये देखना है, रोजाना की रूटीन बना लो कि आज मैंने रोजाना एक स्टिकी नोट चिपका देना अपनी दीवार पे और अपनी दीवार को रंगीन बना लेना। ये वो रंगीनी होगी जिससे आपको बड़ा सुकून मिलेगा क्योंकि आपका पेपर अच्छा हो जाएगा ना। अब चॉइस इज योर्स कि आप चार्ट ले लो या आप ये वाला तरीका कर लो। अच्छा, मैंने दोनों तो किए थे। मैंने चार्ट लगा लिया था, मिलता है डाइनिंग में बेडरूम में, और अपनी जो स्टडी रूम है मैंने उसमें ये अपने हाथों से लिख के ना स्टिकी नोट से ये करके चिपका देती थी। तो अब उससे ज़रा अपने हाथों से लिखी हुई चीज़ का मजा ही कुछ और होता है, वो बंदा नहीं भूलता। और बिलीव मी, ये वाला तरीका जो है ना आपको आपके प्रॉफ में बड़ा हेल्प करेगा, इस बात की गारंटी मैं लेती हूँ। सो यहाँ पे हम लोग एंड करते हैं अपनी मार्किंग्स। हम लोगों ने पढ़ लिया, सीख लिया, अप्रोच देख ली कि हम लोगों ने किस तरह अप्रोच करना है, किस तरीके से नोट्स बनाना है, किस तरीके से अपनी जो है बुक से भी मार्क कर लिया। अब एट द एंड ऑफ द वीडियो, आई नो थोड़ी सी लॉन्ग हो गई है लेकिन ना आप लोग को ना जिंदगी बचा लेगी। एट द एंड मैंने आपको एक अनाउंसमेंट देनी है, वो है सेशन की। फार्मा सेशन आई कंडक्ट लाजमी, मतलब फार्माकोलॉजी का मैं सेशन जरूर करूंगी। अगर किसी ने डिस्टिंक्शन वाली तैयारी करनी है ना, वो सेशन ज्वाइन करे और डिस्टिंक्शन वाली तैयारी की जो गारंटी है ना वो मेरी है, ठीक है। अब मैं आपको ना एक छोटी सी चीज़ बताती हूँ कि आपको मेरा सेशन क्यों ज्वाइन करना चाहिए फॉर फार्माकोलॉजी। हियर यू कैन सी इन माय बुक, मैंने ना किस तरीके से जो है ना वो अपनी पढ़ी थी फार्मा। मतलब मैं टेबल के ऊपर ना हर चीज़, हर पॉसिबल एमसीक्यूज, हर कॉन्सेप्ट ना लिख देती थी। मैं एक चैप्टर का आपको दिखाती हूँ, मैंने पूरी फार्माकोलॉजी का ऐसे ही किया हुआ है। ग्रीन, पिंक, पर्पल, मेरी सारी बुक ऐसी हुई है। सेशन के अंदर मैं आप लोगों को सब पढ़ाऊंगी, सब कुछ आपको बताऊंगी कि अगर ये डाइजॉक्सिन है ना, तो डाइजॉक्सिन से आपने 10 या 12 डोमेन किस तरीके से निकालनी है, ये जिम्मेदारी मेरी होगी। और जब आपको 10 से 12 डोमेन निकालनी आ जाएंगी ना, तो आप डिस्टिंक्शन की तरफ खुद ही चले जाओगे, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, आपकी डेली लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी, आपको क्लिनिकल बहुत अच्छा आ जाएगा, ठीक है। फिर जितने भी बीच में एमसीक्यूज बनते होते हैं ना, वो मैं इस तरीके से अपने बुक के उस पर लिख लेती हूँ। एंड में मैं आप लोगों को के साथ आप लोग को ऐसे चार्ट्स भी जरूर बनवाऊंगी जो इसके कैटजन के अलावा हैं, ठीक है। मतलब कैटजन के कुछ कुछ बॉक्सेस ऐसे हैं जो आप लोग करो तो आपसे नहीं होंगे, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, मैं आपको ना साथ उसमें ये बॉक्सेस बनवा दूंगी। और इस तरीके से मैं आपको बताऊंगी कि अगर एक हमारे पास क्लास है तो उसमें से कौन सी 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, और 2 चीज़ों में से भी एक चीज़ वो कौन सी है जो एमसीक्यूज के लिए पकड़ता है, मतलब एक यूएचएस का जो एमसीक्यूज का पूल है। सो यहाँ हम अपनी सेशन से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम पे ले सकते हैं, इस वीडियो की कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। और जिन लोगों के पास मेरा व्हाट्सअप है वो मुझसे डायरेक्ट व्हाट्सअप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। रेस्ट ये कि इतना मैं बता दूं कि 30 डेज सेशन होगा, मोस्ट प्रोबेबली 30 to 35 डेज, और आपकी डिस्टिंक्शन की गारंटी मैं लेती हूँ, ठीक है। और वो जो बहुत ज़्यादा जिनकी नाजुक सूरत हाल होती है, वो लोग जो पास मतलब भूल जाते हैं ना, याद किया भूल गए, उनके लिए तो फार्मा वैसे ही बहुत बड़ा जान का अजाब है। तो उनको पास कराने की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होगी इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा। किसी का कोई भी क्वेश्चन है फार्मा से रिलेटेड, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, साइनिंग ऑफ।